Good evening, guys. Can everybody see the PPT and hear my voice? सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है और पीपीटी दिखाई दे रहा है? एक्सेलेंट. सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी. आज डेटा सफिशिएंसी का क्लास लेने को कहा मुझे चंदन सर ने कि बच्चों के साथ एक डेटा सफिशिएंसी का सेशन हो जाए. हैज एनीबॉडी डन डेटा सफिशिएंसी बिफोर? आप में से किसी ने डेटा सफिशिएंसी किया है पहले मेरे साथ? No, you're not done. Okay, so fresh. Okay, so most of us, this is going to be a fresh session. So आप में से जो भी IIMs के लिए प्रिपेयर कर रहा है, it could be IIM इंदौर और any other IIMs. IIMs में एक बड़ा स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है. कैट के पेपर में तो काफी कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता था एंड समटाइम्स IPM के पेपर में भी ये टाइप के क्वेश्चंस पूछने लगे हैं. या नंबर नो प्रॉब्लम. सो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जाता है दैट इज डेटा सफिशिएंसी एंड दिस इज अ वेरी स्मार्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें मैथ्स के कैलकुलेशंस थोड़े कम हैं. आई मीन दिस इज बेस्ड ऑन मेजरली बेस्ड ऑन मैथ्स, बट इसमें मैथ्स के कैलकुलेशंस कम है. इसमें यह देखा जाता है कि आपको मैथ्स के फंडा, आपको मैथ्स की थियोरी कितनी स्ट्रांगली समझ में आती है. I believe data sufficiency questions are some of the best ways, some of the best type of questions to check कि concept कितना clear है. क्योंकि फॉर्मूले रट्टा मार के नंबर्स प्लग करके तो कैलकुलेशन कोई भी कर सकता है, राइट? अगर आपको 10-12 फॉर्मूले याद दिला दिए जाएं तो रट्टा मार के तो कोई भी कैलकुलेट कर लेगा. बट दैट डज नॉट मीन यू हैव अंडरस्टूड दैट सब्जेक्ट. बट डेटा सफिशिएंसी इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन विच क्लियरली चेक्स कि आपको थियरी कितनी अच्छी तरह से समझ में आई. डिड यू रियली अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक या रट्टा मार के आप कर रहे हो? सो डेटा सफिशिएंसी होता क्या है? वेल, डेटा सफिशिएंसी का मतलब है इज द डेटा गिवन टू यू सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. सो अभी तक मैथ्स में आपने क्या देखा था कि आपको एक फाइनल आंसर निकालना है, राइट? आपको एक प्रॉब्लम दे दिया जाएगा, आपको उसको सॉल्व करके आंसर निकालना है. डेटा सफिशिएंसी में ऐसा नहीं है. डेटा सफिशिएंसी में यू हैव टू आइडेंटिफाई इज इट पॉसिबल टू गिव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट? सो उसमें क्वेश्चंस टिपिकली दिखते कैसे हैं? आई विल शो यू टिपिकली हाउ द क्वेश्चंस लुक, बट उससे पहले इंस्ट्रक्शन समझो. आपको हर क्वेश्चन के साथ 2 डेटा पॉइंट्स दिए जाएंगे. यू विल बी गिवन 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, राइट? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालना है, आपको यह बताना है कि उस क्वेश्चन का सही एंड एग्जैक्ट जवाब देने के लिए आपको कौन से इंफॉर्मेशन की जरूरत है. सो आपको दो स्टेटमेंट्स दिए जाए, जो क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके साथ जो 2 स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, यू हैव टू आइडेंटिफाई आर दोस स्टेटमेंट्स इनफ टू आंसर द क्वेश्चन, राइट? समटाइम्स ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज इनफ, सेकंड की कोई जरूरत ही नहीं है, तो वहां पे ए मार्क करेंगे. या कभी कभी सेकंड स्टेटमेंट से काम चल जाता है, पहले की कोई जरूरत नहीं है. या तो दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली आपको बता देंगे आंसर क्या है, या तो दोनों स्टेटमेंट्स के साथ भी आप आंसर नहीं कर सकते, या तो दोनों एक साथ जब डेटा होगा आपके पास तभी आप आंसर कर पाओगे. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू यू व्हिच इज नेसेसरी टू सॉल्व द क्वेश्चन. So, अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो डोंट वरी, लेट मी टेक यू थ्रू एग्जांपल्स एंड हियर यू विल अंडरस्टैंड दैट आपको आंसर नहीं देना है, आपको फाइंड करना है डू यू हैव इनफ डेटा टू आंसर द क्वेश्चन. लाइक मैंने ऊपर की दे दिया, राइट? ABCDE. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच इज x प्लस 5? x प्लस 5 की वैल्यू क्या है? अब इसका एग्जैक्ट आंसर देने के लिए फ्रॉम 1 and 2 विच डेटा इज इनफ? टेक द फर्स्ट स्टेटमेंट. If you are given that x is odd, is that enough to answer the question? If you know that x is odd, can you tell me the value of x plus 5? No, right? So पहले से तो कुछ नहीं होता. अब पहले स्टेटमेंट को भूल जाओ. Take the second statement. If it is given x is equal to 9, can you answer the value x plus 5? So काव्या, both कहां से हुआ?
if I know the value of x as 9, 9 plus 5 से तो मेरा आंसर आ गया. Why do I need the value of x is odd? Kavya, did you understand that? I don't need to know whether x is odd or even when I know that x is 9. जब x is equal to 9 मेरे पास exact value है तो I can easily calculate 9 plus. हाँ काव्या, how does it matter if the supposing I eliminate, आपको मैंने x is odd दिया ही नहीं है. I tell you, I ask you how much is x plus 5. I tell you x is 9. Can you give me the answer? If you know that x is 9, can you tell me what is 9 plus 5? Exactly. So do you need to know whether x is odd or even? No. x की जब exact value पता है तो x plus 5 की exact value आप हमेशा calculate कर सकते हो. So the first statement is irrelevant. You don't, and x is equal to 9 अगर आपको दिया है, that itself tells you x is odd. So why do I need to give the statement 1 that x is odd? I don't need the first statement. The second statement alone is enough to answer this question. Did you get that? हाँ. So everybody, did you understand what is meant by data sufficiency? यहाँ पे सिर्फ x is equal to 9 अगर आपको दिया है तो आप x plus 5 की exact value बता सकते हो. So I don't need the first statement. I only need the second statement. So what should be my answer for this example? It should be B. Only the second statement is enough to answer the question. Did everybody understand data sufficiency का ये example? Right? चलो कुछ और examples देखते हैं. And this understand is going to test how much theory and how much funda you remember in various topics of maths. So very interesting question. Simple है. Is x square even? To answer this question, which statements do I need? If x is odd, can I answer the question? If x is a prime, can I answer the question? Man, इसके similar examples आपको data, if you have got the data interpretation book, उसके end में दिए हैं. Right now you don't need the book. I'm not doing it from the book. I'm just directly putting the questions on the screen. But I think data interpretation, either it will be in the data interpretation book or I will send the exercises by tomorrow. Okay, guys. So if x is odd, can you answer the question? Step by step. अगर x odd है, तो odd square क्या होगा? Odd square का मतलब है odd multiplied by odd. So if odd multiplied by odd is odd, then is x square even? Can I answer that question? Yes, I can answer the question. Is x square even? The perfect answer is no. So the first point that x is odd is good enough to answer the question. Now, can you answer the question based on the second statement? If x is prime, is x square even? Can you answer perfectly yes or no? अगर x prime number है, तो x का square odd होगा, I mean x का square even होगा कि नहीं? Is it possible to answer that question? Okay, majority are saying no. Siddhant is saying yes. So Siddhant, what is the answer? Is x square even if x is prime? If x is prime, will x square be even? Majority are saying no. You cannot answer the question. सिद्धांत बोल रहे हैं कि हाँ आंसर कर सकते हैं. तो सिद्धांत, अगर x प्राइम है तो x स्क्वायर इवन होगा कि नहीं होगा? सिद्धांत, हाँ आपने अज्यूम किया 2 तो x स्क्वायर इवन हो गया. इट इज पॉसिबल टू आंसर द क्वेश्चन. अज्यूम कर लो 3 भी तो प्राइम है. 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9 ऑड है इवन है. तो आंसर आप यस या नो दो. नो यू आर नॉट राइट सिद्धांत. x की वैल्यू आपको नहीं पता. x की वैल्यू आपको नहीं पता तो x ऑड भी हो सकता है, x इवन भी हो सकता है. इवन का स्क्वायर इवन होगा, ऑड का स्क्वायर ऑड होगा. सो x स्क्वायर इवन है या नहीं ये तो x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा ना. So you cannot answer the question whether x square is even based on whether it is a prime number or not, because not all numbers are prime. सारे numbers prime, I mean not all prime numbers are odd. 3 and उससे बड़े primes तो odd होंगे, लेकिन 2 भी तो prime number है और 2 तो even होता है, 2 even होता है. तो जरूरी नहीं कि prime का square odd हो, prime का square even भी हो सकता है क्योंकि 2 भी prime number है. So if x is prime, I do not know whether it is odd or even. But if I know that x is odd, तो odd का square हमेशा odd ही होगा. So the first statement alone is enough to answer the question, but the second statement is not enough. तो यहाँ पे what are they checking? They are checking whether you remember that not all prime numbers are odd.
2 is the only prime number which is even. ये exception आपको याद है या नहीं, ये question check करता है. 2 is the only even prime number. Did everybody understand? So no, data is not insufficient in this case, Siddhant. In this case, you can answer using only first statement. क्योंकि x अगर odd number है, तो odd number multiplied by odd number हमेशा odd होगा. So you can answer it. You can answer that no, x square is not even. First statement is enough. Did you understand that? पक्का confuse मत हो. Even no is a perfect answer. Is x square even? No, x square is not even. That is a perfect answer. So that is answerable. It is not data insufficient. Data insufficient का मतलब क्या है मुझे नहीं पता. It can be odd also. It can be even also. That is data insufficient. लेकिन if x is odd, then x square is पक्का not even. So first is enough to answer the question. I hope everybody understands this. ठीक है? चलो. Next one. Is x greater than 5? Is x greater than 5? First statement says x square is 81. Second statement says x is greater than 2. Man, no. Pranav, no. Akash, yes. Baki Yashvi, Anushka, Harshit, no. Pranav is correct. No, now Pranav, yes. Ab Siddhant, yes. Kavya, correct. Namra, correct. आप पीछे की तरह जो एकदम फटाफट नहीं कर रहे, धीरे धीरे कर रहे हैं, दे आर गेटिंग इट. आयुष नहीं, लोचा है बच्चे. अगेन ये बहुत ही एक बहुत सिंपल फंडा, लेकिन इट चेक्स वेदर यू अंडरस्टैंड थियरी और नॉट. एक बहुत सिंपल फंडा ये क्वेश्चन चेक करता है. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट. मैथ्स का एक बहुत बहुत क्रूशियल थिंग चेक करता है. ओके, सो लेट्स ट्राई फर्स्ट वन. If x square is 81, what is the value of x? Guys, if x square is 81, no Harshit. Yes, Pranav. Siddhant, because you have the option C कि फर्स्ट से भी अकेले सॉल्व हो जाएगा, सेकंड से भी अकेले सॉल्व हो जाएगा. Right? In this case, I'll show you this case. In this case, individually the statements are not enough. If x square is equal to 81, that cannot answer the question. Because if x square is 81, x can be plus 9 or x can be minus 9. Guys, remember, square root positive and negative दोनों होते हैं. तो x अगर plus 9 है, तो of course x is greater than 5. But x can also be minus 9 and minus 9 is less than 5. So the first statement is not enough to answer the question. A cannot be my answer. अब सेकंड वाले को ले लो. If x is greater than 2, तो क्या x 5 से बड़ा है? I don't know. x की वैल्यू 2 से ज्यादा है. 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है. यानी 5 से छोटा भी हो सकता है, 5 से बड़ा भी हो सकता है. So the second statement alone is also not enough. But अगर दोनों स्टेटमेंट को मैं कंबाइन कर दूं, पहला स्टेटमेंट से मुझे पता चल गया कि x की वैल्यू +9 है या -9 है, और सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि x की वैल्यू 2 से ज्यादा है. दैट मींस x की वैल्यू -9 नहीं हो सकती. सो कंबाइनिंग बोथ द स्टेटमेंट्स, आई कैन से द x इज वैल्यू इज +9, एंड इफ आई नो x की एग्जैक्ट वैल्यू +9 है, then can I say x is greater than 5? Yes, I can answer that question. So both the statements E are required to answer this question precisely. Siddhant, are you getting this? बाकी जनता समझ में आया? स्क्वायर रूट प्लस एंड माइनस दोनों में आ सकता है. I hope everybody is getting this, right? So remember guys, data sufficiency के अंदर ट्रिक कहां पे होता है? जीरो वैल्यू है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू है, ये सारी चीजें हमको कंसिडर करनी है. द बिगेस्ट मिस्टेक वी विल डू इज फॉरगेट कि जब रूट निकालते हैं तो हमको पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों वैल्यूज कंसिडर करनी है. सो दोज हु फॉरगेट कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर कैन आल्सो बी नेगेटिव, दे मेक द मिस्टेक, लोचे मार दिए. और जिनको याद रहा कि प्लस एंड माइनस दोनों वैल्यूज कंसिडर करनी है, दे विल गेट द फाइनल आंसर. आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस नाउ. I hope everybody understood it. ठीक है.
चलो आगे बढ़ते हैं फिर. The average age of P, Q, R and S is 30 years. If the sum of P and R is 60, S is 10 years younger than R. Can you find out the age of R from all this data? What should be my answer in this case? So Kavya, you think both of them are enough to find the exact answer to this question? Think about it, guys. Are you getting it? Okay, majority are saying that the answer is D. That is, you cannot solve it. Okay, for someone who thinks it is possible to solve this, can you try to solve it and give me the answer? If you think it is solvable, what is the answer then? If you think it is possible to answer it, can you tell me what is the answer then? Right? So I know that if the average age of P, Q, R and S is 30 years, I know that the sum of all that years is 120. So I can tell that P plus Q plus R plus S is equal to 120. Itna to pata chal gaya. Sum of P and R is 60. So P plus R is equal to 60. And if I say S is 10 years younger than R, then S ka age is R minus 10. So somehow I can relate P, R and S. But is it possible to find out the exact value of R using all these equations? No, because Q ka kuch nahi pata, right? And we don't have enough equations to solve it. So my answer is even the two data points given to me are not enough to solve it. समझ में आया सबको? Did everybody get this one? Did everybody get this one? कोई confusion? नहीं, right? We don't have enough information to solve this. Okay, chalo. How many candidates are interviewed every day by the panel A out of the three panels A, B and C? A, B, C तीन पैनल है, उसमें से A ने कितने इंटरव्यू लिए? The two data points are given. First one says the three panels on an average interview 15 candidates every day. The second one says out of a total of 45 candidates interviewed every day by the three panel, the number of candidates interviewed by A is more by 2 than the candidates interviewed by panel C, and one more by 1 than the candidates interviewed by panel B. Which of the statements, if at all, can answer the question? So take a look at the first one. The first statement says that the average is 15. So total मैं बोल सकता हूँ 45 है, लेकिन that is useless because individually exact कितना है वो मुझे नहीं पता चलता. So the first by itself is not useful. Now the second one says the three panels A, B and C together have interviewed 45 candidates.
and it says the number of candidates interviewed by A is more by 2. So then C, तो C अगर X है तो A X plus 2 है, and it is more by 1 than B, तो A अगर X plus 2 है तो B X plus 1 है. So I have got a single equation with a single variable, and this will give me the exact value. I don't need to find the exact value, but I can simply solve it and get the exact value of X. That means I can answer the question using 2. So my answer is B. That's it. I don't need the value of X. I only need to know, can I find the exact value of X? नंबर समझ में आया? मेहनत नहीं करने की. डेटा सफिशिएंसी में कैलकुलेशन की मेहनत ही नहीं होती. अगर आप इस पॉइंट तक पहुंच सकते हो कि हाँ x की वैल्यू पता चल सकती है, that's enough. Your work is done. Nobody is asking you the exact value of x. They are asking, is it possible to find out the exact value of x? That's it. The moment you say, yes, I have got a single variable ka linear equation, I can solve it and find x, so my work is done. So yes, it is possible to answer this question. I hope now you got it. Guys, data sufficiency में calculation की मेहनत नहीं होती. आपको कैलकुलेशन पूरा नहीं करना होता, आपको सिर्फ इतना फाइंड करना है, क्या कैलकुलेशन करने के बाद एक सिंगल आंसर आएगा. इफ द आंसर इज यस, दैट्स इट, योर वर्क इज डन. कैलकुलेशन को कंप्लीट मत करो, जस्ट स्टॉप देयर, से इट इज यस पॉसिबल टू आंसर द क्वेश्चन. दैट इज डेटा सफिशिएंसी, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल मैनेजमेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम. मैनेजमेंट में भी आप यही सीखोगे कि सॉल्व करना इज नॉट द इंपॉर्टेंट पार्ट. किस मेथड से सॉल्व हो सकता है या सॉल्यूशन लाने के लिए क्या क्या चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. इन मैनेजमेंट यू विल लर्न what data you require to answer the question. Once you collect all the data, anybody can give you the answer. So this is precisely testing. Do you have the smartness to realize what data is important to solve the question? And that's why it is called data sufficiency. You only need to identify, is the data sufficient? Chalo. What is the average age of children in the class? So यहां पे सॉल्व करने से पहले आप सोचो, इफ आई वांट टू नो द एवरेज ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी नंबर ग्रुप्स का एवरेज चाहिए, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज में मुझे क्या चाहिए होता है? आई नीड द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ द आइटम्स एंड आई नीड द नंबर ऑफ आइटम्स. सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल अपॉन द नंबर ऑफ नंबर्स इज योर फॉर्मूला फॉर एवरेज. तो कोई भी एवरेज ढूंढने के लिए आपको सारे क्वांटिटीज का नंबर चाहिए और कितनी क्वांटिटीज हैं वो डेटा चाहिए. सो लुक, इज दैट डेटा अवेलेबल टू मी? द फर्स्ट सेज द एज ऑफ द टीचर इज एज मेनी इयर्स एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन. सेकंड सेज इफ द एवरेज एज इज इंक्रीज बाय 1 ईयर इफ द टीचर्स एज इज आल्सो इंक्लूडेड. कोई भी एवरेज करने के लिए आपको एवरेज एज फाइंड करना है. दैट मींस यू नीड टू नो द टोटल ऑफ ऑल द एजेस एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन. Is it possible to find the total of all the ages in this case? Guys, total of all the नहीं मिल सकता, because कोई न्यूमेरिकली कुछ भी नहीं दिया है. अब कितने स्टूडेंट्स हैं क्या वो मुझे दिया है? न्यूमेरिकली वो भी डेटा अवेलेबल नहीं है. So when I don't know the total of all the ages, when I don't know the number of students, how can I find the average age? So simple. My answer D. I cannot answer this question. मेरे पास डेटा ही नहीं है. समझ में आया? It's not possible to answer this question. Data is insufficient. Right? I think समझ में आया? चलो, ये आपका इंटरेस्ट का नॉलेज चेक करता है. सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के थियरी आपने समझे हैं कि नहीं? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज ₹50. राइट? व्हाट इज द सम? प्रिंसिपल फाइंड करना है. इंटरेस्ट रेट इज 10% per annum. द सम अर्न्ड सिंपल इंटरेस्ट इन 10 years. Is it possible to find the sum? Very good. नहीं अनुष्का, चेक करो. बाकी yes. See, find क्या करना है? It is given the simple interest is 50. So simple interest is nothing but principal into rate of interest into number of years divided by 100. Right? अब 4 unknowns हैं. Simple interest, principal, rate of interest, number of years.
चार में से मेरे पास अगर 3 डेटा हो तो चौथे को मैं फाइंड कर सकता हूं। तो मेरे पास ऑलरेडी क्या है, उन्होंने ऑलरेडी मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना है वो दे दिया है, राइट। फाइंड क्या करना है, सम। सो सम का मतलब क्या है, सम इज प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल अगर अननोन है, प्रिंसिपल फाइंड करना है, दैट मीन्स आई नीड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स। पहले से मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स नहीं मिलता। सेकंड से मुझे नंबर ऑफ ईयर्स मिल जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता। लेकिन दोनों को अगर कंबाइन करें तो मुझे सब कुछ मिल जाता है। Can I find the principal? Absolutely. So using both the data points, I can find the answer. So E. I think now everybody got it. आपको ये नहीं फाइंड करना है प्रिंसिपल कितना है, आपको सिर्फ ये बोलना है is it possible to answer के प्रिंसिपल कितना है। Yes, I can answer because I got all the data. My problem is done. I think now everybody is slowly and steadily getting it. समझ में आ रहा है डेटा सफिशिएंसी में क्या करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ इतना बताना है कैलकुलेशन पॉसिबल है या नहीं। आर वी टुगेदर गाइस? भाई लोग, आर वी टुगेदर? यस, चलो ब्रिलियंट। अगेन इंटरेस्ट के बेसिस पे प्रिंसिपल फाइंड करना है। द टोटल सिंपल इंटरेस्ट वाज 7,000 आफ्टर 7 years. The total of sum and simple interest was double of the sum after 5 years. फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। It's almost exactly like the previous question. Like पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था मैंने, फॉर्मूला लगा दो, देखो फॉर्मूले के अंदर क्या क्या जरूरी है और उसमें से क्या क्या डेटा है अपने पास। यस, गुड, बढ़िया छे, बढ़िया छे। वेरी गुड। सो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का प्रॉब्लम है तो अपना फंडा क्या होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी एन आर अपॉन 100। ठीक है, अब टोटल सिंपल इंटरेस्ट वाज 7,000। इंटरेस्ट की वैल्यू मुझे पता है, आफ्टर 7 years नंबर ऑफ ईयर्स मुझे पता है। द टोटल सम एंड सिंपल इंटरेस्ट वाज डबल ऑफ द सम आफ्टर 5 years, राइट। पहले से मुझे प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही नहीं पता चलता, दूसरे से क्या पता चलता है, द टोटल ऑफ सम एंड सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज द अमाउंट विच इज इक्वल टू P plus PNR upon 100. That is, the total of sum was double of the sum. So 2P is equal to P plus PNR upon 100. यहाँ पे number of years भी पता है 5. So एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये है। Can I find something? यहाँ से P अगर कैंसिल हो जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाता है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पता चल जाता है तो मैं सब्स्टिट्यूट करके बिल्कुल पी निकाल सकता हूं। सो अगेन यूजिंग बोथ द इंफॉर्मेशन इट इज वेरी मच पॉसिबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो द आंसर इज ई, बोथ ऑफ देम आर रिक्वायर्ड। यस, ओनली 4 of you have answered। बाकी जनता समझ में आ रहा है, ये ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लो, बिकॉज डेटा सफिशिएंसी के बहुत क्वेश्चंस आईपीएम में बहुत कॉमनली आते हैं, एंड डेटा सफिशिएंसी इज द वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैथ्स के सारे चैप्टर्स कवर कर लेता है। मैथ्स एंड इवन रीजनिंग में से भी कभी कभी आपको डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं ऑफ ऑल टॉपिक्स इन मैथ्स एंड रीजनिंग तो डेटा सफिशिएंसी विल बी वेरी इजी टू सॉल्व। बट क्या करना होता है डेटा सफिशिएंसी में, दैट रिक्वायर्स अ लिटिल प्रैक्टिस। आर वी टुगेदर सो फार? यहां तक समझ में आया सबको? बढ़िया है। चलो, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के ही प्रॉब्लम्स 2-3 सब साथ में कर रहे हैं ताकि थोड़ा फंडामेंटल अपना स्ट्रांग हो जाए। व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? The total interest was 4,000. Sum was invested for 4 years.
काव्या चेक करो एक बार। गाइस सो अपना अभी तक तो बड़ा क्लियर था कि I इज इक्वल टू PRN अपॉन 100, राइट। टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू 4000, नंबर ऑफ इयर्स 4, ठीक है। फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट अपने पास प्रिंसिपल भी तो नहीं है, राइट। चार में से कोई 3 चीजें अगर हो तो आई कैन कैलकुलेट द 4th आइटम, बट 4 में से 2 चीजें अगर गायब हो तो it is not possible to calculate them because I don't have enough data. So in this case, D, neither one of them is enough to answer the question, right? ना principal पता है अपने को, ना rate of interest पता है। 2 चीजें अगर ना पता हो तो you cannot solve it, you cannot simplify it. 4 में से अगर 3 numbers अपने को पता चल जाएं तो अपने फॉर्मूले में डाल के 4th डिराइव कर सकते हैं। But when out of 4 variables, 2 variables are missing, then without a second equation, it is not possible to solve this. So here the data is not sufficient to get the answer. Neither one of them is enough. ठीक है, चलो next one. Now boats and streams, right? अब boats and streams के फंडे हमेशा याद रखो। Speed is equal to distance upon time. तो 3 वेरिएबल्स में से 2 वेरिएबल्स पता हो तो तीसरा कैलकुलेट कर सकते हो। Keeping that in mind. The boat takes a total time of 3 hours to travel downstream from P and Q and upstream back from Q to P. Then what is the speed of the boat in still water? Speed of the river is given. The distance between P and Q is given. Yes. So far so good. एकदम बराबर है। तो बोट्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चन में अपने को क्या क्या पता होना चाहिए, राइट। वी नो दैट स्पीड, सो स्पीड ऑफ द बोट प्लस और माइनस स्पीड ऑफ द रिवर। अपस्ट्रीम है तो माइनस होगा, डाउनस्ट्रीम है तो प्लस होगा। तो स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। बोट्स एंड स्ट्रीम्स के प्रॉब्लम में ये 4 चीजें होती हैं। सो इट सेज इट टेक्स अ टोटल ऑफ 3 hours टू ट्रेवल डाउनस्ट्रीम फ्रॉम P and Q एंड अपस्ट्रीम फ्रॉम Q to P। तो मुझे टाइम अपस्ट्रीम अगर x ले लूं तो टाइम डाउनस्ट्रीम इज 3 - x पता है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर? तो स्पीड ऑफ द बोट मुझे पता लगाना है। स्पीड ऑफ द रिवर, इसकी वैल्यू मुझे पता है। डिस्टेंस बिटवीन P and Q, ये भी मुझे पता है। एंड टाइम तो मुझे दिया ही है उन्होंने। सो व्हेन आई नो ऑल दीज वैल्यूज, वेरिएबल अननोन तो मेरे पास एक ही है ना, ओनली वन थिंग इज नॉट नोन टू मी। So, is it possible to answer? Yes, you can form 2 equations and find out. So, yes, you can answer this question if both these statements are combined. So, E should be marked as the answer. I think everybody got this one also correct. Very good. Chalo, next one. देखते हैं. Can you do this? What is the speed of the boat in still water? Speed of the boat पूछा है. It takes 2 hours to cover the distance between A and B downstream. It takes 4 hours to cover the distance between A and B upstream. Okay. इसमें you know the easiest way to solve it, what I do, I form the equations. मैं इक्वेशंस फॉर्म करके देखता हूं कि मेरे पास टोटल वेरिएबल्स कितने हैं एंड टोटल इक्वेशंस कितने हैं। गाइस, आई होप यू नो दिस फंडा। अलजेब्रा का बड़ा सिंपल फंडा है कि जितने आपके पास अननोन्स हैं, जितने आपके पास वेरिएबल्स हैं, टू बी एबल टू सॉल्व देम यू नीड एटलीस्ट दैट मेनी डिस्टिंक्ट इक्वेशंस। डू यू गाइस नो दिस? आपके पास जितने भी वेरिएबल्स हैं, मिनिमम उतने डिस्टिंक्ट इक्वेशंस अगर आपके पास होंगे तभी आप इंडिविजुअली सबको सॉल्व, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज, वरना यू कैन नॉट फाइंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। एक वेरिएबल होगा तो एक लीनियर इक्वेशन जरूरी है,
दो वेरिएबल्स है तो मिनिमम दो डिस्टिंक्ट इक्वेशंस का होना जरूरी है, तीन वेरिएबल्स है मिनिमम तीन डिस्टिंक्ट इक्वेशंस का होना जरूरी है। तो यहां पे लेट्स सी, इट सेज that it takes 2 hours to cover the distance between A and B downstream. So downstream is speed of the boat plus speed of the river is distance downstream upon time downstream, and SB minus SR is equal to distance upstream upon time upstream. Right? Equations कितने हैं मेरे पास? दो. Variables कितने हैं मेरे पास? तीन. So if I have got, see what are my three variables? एक SB है, एक SR है और एक D है, right? और मेरे पास दो ही equations हैं. So if I have got two equations, I will not be able to find out the individual values of three variables. So I cannot solve it. So answer, data insufficient. Did everybody understand this funda? Number of variables and number of equations का funda? I think algebra में भी आपने पढ़ा होगा, right? x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कम से कम एक इक्वेशन चाहिए. सो इफ आई नो x इज इक्वल टू 3 तो सिंगल इक्वेशन आई कैन सॉल्व इट. बट अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है एंड x, देन आई कैन नॉट फाइंड, सपोज ये नहीं है, आई गेट x प्लस वाई इज 3 तो आई कैन नॉट सॉल्व इट. बट आई गॉट अनदर इक्वेशन, तो दो इक्वेशंस हैं तो मैं दो वेरिएबल के वैल्यूज फाइंड कर सकता हूं. दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक फंडा टू रिमेंबर. To be able to identify the value of variables, identify whether you have got distinct equations for each variable. तो यहां पे तीन वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, सॉल्व नहीं हो सकता. चलो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का फंडा. टू कार्स पास ईच अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. हाउ लॉन्ग वुड दे टेक टू बी 500 kilometers apart? The sum of their speeds is 135 kilometers per hour. The difference of their speeds is 25 kilometers per hour. Simple. Are you sure, Anushka? Are you sure? Namra, Man, everybody, are you sure? Sometimes we overthink the question. Guys, don't overthink the question. जरूरत से ज्यादा मत सोचो. फंडामेंटल्स पे जाओ. I always believe कि अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हों, आपको ज्यादा धतिंग करने की जरूरत ही नहीं है. यहाँ पे आप इक्वेशंस बना रहे हो, आप शायद इक्वेशन बना रहे हो, फॉर्मूला लगा रहे हो. इस क्वेश्चन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. फंडामेंटल अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो और समझो, आपके बेसिक्स अगर स्ट्रांग हैं तो वेरी इजीली यू कैन सॉल्व इट. सी, इट इज गिवन दैट टू कार्स पास ईच अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. सो व्हेन टू बॉडीज आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी होती है? What is the relative speed? What do you do if x and y are the speeds of the two? Correct, Pranav? Exactly. When two bodies are traveling in opposite directions, and opposite direction का मतलब है they can be traveling opposite like this also, they can be traveling opposite like this also. Obviously, ऐसे करेंगे तो कुछ देर के बाद एक दूसरे को आर पार पास करके निकल जाएंगे. So all I need to know is I need to add their speeds. अब पहले इक्वेशन को देखो. सम ऑफ देयर स्पीड्स इज 135 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? 135 किलोमीटर पार करने के लिए उनको 1 घंटे की जरूरत है. सो 500 किलोमीटर पार करने के लिए कितने टाइम की जरूरत है? 500 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 135. आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, नाउ नमरा हैज गॉट इट, राइट. सो 135 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? 135 किलोमीटर दूर जाने के लिए 1 घंटा चाहिए. तो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैन आई आस्क 500 किलोमीटर दूर जाने के लिए कितना मिलेगा? आई कैन इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है. सो फर्स्ट पॉइंट इज इनफ टू आंसर द क्वेश्चन. द फर्स्ट वन इज इनफ टू आंसर द क्वेश्चन.
राइट। अब हमें देखना है कि सेकंड पॉइंट क्या है, हमको सिर्फ देखना है अभी सेकंड से हो सकता है कि नहीं। इफ इट इज गिवन दैट द डिफरेंस ऑफ द स्पीड इज समथिंग, इफ इट इज गिवन द डिफरेंस ऑफ द स्पीड इज समथिंग, डज इट हेल्प मी? डज इट हेल्प मी इफ द डिफरेंस ऑफ द स्पीड इज गिवन? बिकॉज इंडिविजुअली तो मुझे नहीं पता स्पीड क्या है, एंड डिफरेंस ऑफ द स्पीड काम कब आएगा? जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट। सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो डिफरेंस काम आएगा, या किसी एक का वैल्यू पता हो तो शायद दूसरे का कुछ करूं, बट यहां पे आई डोंट नो दैट, एंड बिकॉज द डायरेक्शन इज ऑपोजिट, डिफरेंस ऑफ द स्पीड इज यूजलेस, सो दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी, बट द फर्स्ट वन अलोन इज इनफ। कई लोगों ने क्या समझा, कई लोगों ने क्या सोचा, एक्स एंड वाई है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू पता है, तो एक्स एंड वाई इंडिविजुअली पता लगा सकते हैं, इसीलिए सबने ई कहा। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। राइट। अपने को क्या लगा, एक्स प्लस वाई पहले से मिल जाता है, एक्स माइनस वाई दूसरे से मिल जाता है, तो एक्स एंड वाई मिल गया, बट मुझे एक्स एंड वाई की तो जरूरत ही नहीं है ना। आई नीड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ इट इज आस्क्ड, इट इज नॉट आस्क्ड, सो आई डोंट नीड द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। मुझे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू से काम चल जाएगा, एंड एक्स प्लस वाई की वैल्यू डायरेक्टली दिया है, सो द फर्स्ट वन इज इनफ टू आंसर द क्वेश्चन। डिड एवरीबडी अंडरस्टैंड इट? क्योंकि पिछले मैंने कहा था जितने वेरिएबल्स इतने इक्वेशंस, तो वो फंडा लगाना चालू कर दिया यहाँ पे, है ना। सम ऑफ यू माइट हैव फॉलन इन दैट ट्रैप, बट आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। सी, जस्ट बिकॉज दो वेरिएबल्स हैं, it does not mean you have to get the value of those variables. Do I need the individual value of the variables in this problem? No. मुझे इस प्रॉब्लम में x plus y की जरूरत है, and x plus y already दिया है, so first one is enough to answer the question. This is a real test of whether you can understand what data is relevant. अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे? Data sufficiency, very interesting, right? यहां पे कैलकुलेशन नहीं करना है, यहां पे सोचना है कि कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना है। चलो अगेन, वेरी 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 इंटरेस्टिंग थिंग। हाउ मच टाइम डिड एक्स टेक टू रीच द डेस्टिनेशन? द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ एक्स एंड वाई इज 3:4 एंड वाई टेक्स 36 मिनट्स टू रीच द सेम डेस्टिनेशन। ये रिलेटिवली सिंपल है। Ayush, are you sure? Ayush, if that is the answer, then tell me the value. Ayush, can you give me the value? See, it is said how much time did x take to reach the destination, right? अब दोनों का स्पीड क्या है? पहले का स्पीड अगर 3x है तो दूसरे का स्पीड 4x है, एंड वी नो दैट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो स्पीड का रेशियो 3x 4x है, तो जो टाइम का रेशियो होगा वो 4x अपॉन 3x होगा, राइट? बट इससे मुझे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलता, तो फर्स्ट से तो आंसर नहीं आएगा। सेकंड वाला कहता है कि y took 36 मिनट्स, तो y को अगर 36 मिनट्स लगता है तो x के साथ क्या कनेक्शन है, सेकंड स्टेटमेंट से पता नहीं चलता। लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 3x की वैल्यू 36 है, तो 4x की वैल्यू इजीली आई कैन कैलकुलेट। सो इफ आई कंबाइन बोथ द स्टेटमेंट्स आई कैन गेट द आंसर, एंड हेंस E. Did everybody get it now? If I combine both the statements, so I can get the answer. हम साथ साथ हैं? Ayush, I hope you got it now. Yes, so it is very important to read very carefully. Don't be hasty. 5-10 सेकेंड एक्स्ट्रा लो, थोड़ा टाइम लो, राइट? क्योंकि 5 सेकंड बचाने के चक्कर में अगर आंसर गलत दे दिया तो लोचे पड़ गए। और आईपीएम जैसे एग्जाम में जहां पे नेगेटिव मार्किंग होता है, इट्स अ ह्यूज लॉस। प्लस आईपीएम डज नॉट रिक्वायर यू टू बी वेरी फास्ट।
आईपीएम में इनफ टाइम है, राइट? एंड फॉर सच थिंग यू ओनली नीड 5-10 सेकेंड्स एक्स्ट्रा, राइट? सो डोंट बी हेस्टी कि सबसे पहला मेरा आंसर जाना चाहिए, सबसे पहले मेरा आंसर जाना चाहिए। पहले आंसर दो, सबके बाद आंसर दो, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। सही आंसर दिया, फर्क उससे लगता है। सो टेक योर टाइम, take 5-10 seconds extra, but make sure you have read everything correctly. Are we together? Believe me, IPM is not a very speed dependent exam. IPM में इतने क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है कि आपको बहुत नंबर्स चाहिए, बट जितने भी सॉल्व करो वो एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट एक्यूरेसी रखोगे, स्पीड अपने आप आएगा, बट फर्स्ट ऑलवेज फोकस ऑन एक्यूरेसी। चलो, time and work pe now we are moving. A and B can complete a task in 7 days. B alone can do it in 20 days. What part of the work was carried out by A? ए एंड बी 7 दिन में काम कर सकते हैं, बी अकेला 20 दिन में काम कर सकता है, तो टोटल काम में से कितना काम ए ने किया? वेरी गुड, बढ़िया जा रहे हो, सब सही जा रहे हो। सो यहाँ पे मैथ्स के जैसा फॉर्मूले से नहीं जाने का। किसी छोटे बच्चे को अगर समझाने वाले क्वेश्चन तो क्या करोगे, उसके हिसाब से डेटा को निकालो। सी, आपको पता है ए एंड बी वो दोनों पर डे कितना काम कर सकते हैं, राइट? एंड आपको ये भी पता है कि बी पर डे कितना काम कर सकता है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए पर डे मिल जाएगा। तो इसके लिए तो मुझे एक्स्ट्रा डेटा चाहिए ही नहीं, ये तो क्वेश्चन से ही सॉल्व हो जाता है। लेकिन हमको सिर्फ इतना पता है कि एक दिन में वो कितना काम कर सकते हैं या अकेले कितने दिन में काम कर सकते हैं, बट एक्चुअली क्या हुआ था, किसने कितने दिन काम किया, वो नहीं पता। सो एक से पहले वाले डेटा से देखो, ए एंड बी ने 5 दिन मिलके काम किया, सो कितना काम खत्म हो गया होगा वो पता लगा सकते हैं। और ए अकेले की कैपेसिटी मुझे अगर पता है और कितना काम बाकी है वो पता है, तो आई कैन डेफिनेटली फाइंड आउट कि ए ने कितना वर्क किया। सो फर्स्ट इज वेरी मच पॉसिबल। यूजिंग द फर्स्ट डेटा अलोन आई कैन एब्सोल्युटली आंसर दिस क्वेश्चन, नो ट्रबल एट ऑल। सेकेंड में, पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय ए कुड हैव बीन डन बाय बी एंड सी, कि बी एंड सी 6 दिन में कर सकते थे, लेकिन एक्चुअली सी कितने दिन में कर रहा है या कितने दिन कर सकता है, कोई डेटा नहीं है। सो दिस इज यूजलेस बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट एक्चुअली हाउ मच वर्क वाज डन, नॉट कि वो कितने दिन में थियोरेटिकली कर सकते हैं। तो सेकेंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज यूजलेस फॉर मी। और जब 1 अकेले से काम हो सकता है तो ए मार्क कर दो आंसर। सो डेफिनेटली ए इज माई फाइनल आंसर। डिड एवरीबॉडी गेट दिस वन? A is my final answer. I think most of you got it. I hope the others also जिन्होंने आंसर नहीं दिया उनको भी कम से कम समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। Yes, समझ में आ रहा है, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रिविजन ऑफ ऑल दी चैप्टर्स। सारे चैप्टर्स के बेसिक फंडे अगर समझ में आ गए हों तो डेटा सफिशिएंसी बिंदास कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी डोंट डू डेटा सफिशिएंसी इन द बिगिनिंग। वी सी सारे बेसिक्स एक बार कवर हो गए हो फिर डेटा सफिशिएंसी करेंगे, इट बिकम्स ऑलमोस्ट अ रिविजन। चलो, हाउ लॉन्ग विल मशीन वाई वर्किंग अलोन टेक टू प्रोड्यूस एक्स कैंडल्स? Machine X can produce X candles in 5 minutes. X and Y working at the same time produce X candles in 2 minutes. ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। Yes, I think almost everybody has got this one right. अगर 2 लोग काम कर रहे हैं, मुझे अगर एक
मुझे टोटल 3 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर 2 बंदे मेंशन हैं, सो आई नीड टोटल 3 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू सॉल्व इट. I need the first person's capacity alone. I need the second person's capacity alone. And I need the first and second person's combined capacity. So per day, first and second को add करोगे तो third मिल जाएगा. That means 3 variables. So if I have 2 out of 3 variables, I can answer this question. अब मुझे y का पता लगाना है. x की कैपेसिटी दी है, x एंड y की कैपेसिटी दी है, 2 में से 3 अवेलेबल है. ऑब्वियसली कंबाइनिंग देम आई कैन आंसर द क्वेश्चन, नो डाउट्स एट ऑल. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. आई थिंक एवरीबॉडी शुड हैव गॉट दिस वन. यस, आर वी टुगेदर? हम साथ साथ हैं. ये तो बहुत ही सिंपल था, फंडा, straightforward funda to understand in this one. चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के कुछ देखे थे, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाते हैं. प्रिंसिपल वाज इन्वेस्टेड फॉर 4 years. The earned interest was 1491. What is the rate of compound interest? अरे वाह मेरे शेरों, तुम तो छा गए यार, बहुत बढ़िया. आई थिंक ये तो बड़ा ही सिंपल है, राइट? कंपाउंड इंटरेस्ट वी नो फॉर्मूला, द अमाउंट इज गिवन एज p into 1 plus r by 100 raised to n, and amount is nothing but principal plus interest is p into 1 plus r by 100 the whole raised to n. तो यहाँ पे प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड, 4 वेरिएबल्स हैं. पहले वाला बोलता है कि n का वैल्यू 4 है, दूसरा बोलता है i का वैल्यू 1491 है, लेकिन अभी भी मुझे नहीं पता p की वैल्यू क्या है, तो ऑब्वियसली r की वैल्यू क्या है, आई कैन नॉट फाइंड आउट. सो D, नॉट पॉसिबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. आई थिंक एवरीबॉडी गॉट दिस वन. फटाफट सबने आंसर दे दिया था इसमें, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. सबने एकदम फटाफट ही आंसर दे दिया था इसमें. सो आई थिंक कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रेश. आई थिंक चंदन सर ने पिछले इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करवाए थे ना, इसीलिए सबके दिमाग में फ्रेश है फॉर्मूला. वेरी गुड. सो दिस इज अ रीइंफोर्समेंट ऑफ दैट. एक्सेलेंट. चलो, तो फिर इसका भी देखो फटाफट कौन देता है. अरे वाह, beautiful, beautiful. Yes guys, so फॉर्मूला ही देखना है. A is equal to P into 1 plus R by 100 raised to n. अब यहाँ पे 192 months 16 years कोई फर्क नहीं पड़ता है. अपने को क्यों कैलकुलेशन ही नहीं करना है, मेहनत थोड़ी करनी है. सो दे कैन गिव एनीथिंग. अपने को तो सिर्फ इतना पता लगाना है आंसर आएगा कि नहीं. सो अपने को फाइंड क्या करना है, A फाइंड करना है. पहले इसके अंदर P है, हाँ है, R है, N है. सो फर्स्ट वन से तो आंसर आ जाएगा. सेकेंड के अंदर फिर से P भी दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स भी दिया है, तो सेकेंड वाले से भी आ जाएगा. तो 1 से भी आ जाएगा अकेले में, 2 से भी आ जाएगा अकेले में. सो दिस इज ऑप्शन सी. आइदर 1 और 2 इज इनफ. दोनों अकेले दिए हो तो भी इंडिविजुअली दे कैन गिव मी द एग्जैक्ट आंसर. सो सी, आई थिंक एवरीबॉडी गॉट दिस वन राइट. चलो, moving on. An amount of money was lent for 3 years. What will be the difference between the simple and compound interest rate earned on it at the same rate? Ooh. प्रणव प्रणव प्रणव.
कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा उसमें 4 चीजें अपने को टोटली चाहिए होती है। एक प्रिंसिपल चाहिए, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, एक नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए, उसके बाद या तो इंटरेस्ट दो या तो अमाउंट दो, दोनों में से कोई एक दो चलेगा। इंटरेस्ट दोगे तो अमाउंट फाइंड कर सकता हूं एडिंग प्रिंसिपल, अमाउंट दोगे तो इंटरेस्ट फाइंड कर सकता हूं सब्ट्रैक्टिंग प्रिंसिपल। तो इन चारों में से, इन पांचों में से एक्चुअली अपने को कुछ चाहिए, राइट? दीज टू आर ओके इंटरचेंजेबल। अभी अपने को नंबर ऑफ ईयर्स तो क्वेश्चन में मिल जाता है 3, राइट? पहले से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है लेकिन नॉट इनफ। सेकंड में मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता। लेकिन अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो 4 में से 3 चीजें तो मिल गई ना, प्रिंसिपल ही तो बाकी है। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ ईयर्स एंड आई में फाइंड करूं तो पी कैलकुलेट कर सकता हूं और फिर उसको यूज करके सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का बिल्कुल मैं डिफरेंस फाइंड कर सकता हूं। सो आई थिंक दिस इज सॉल्वेबल यूजिंग बोथ द पॉइंट्स टुगेदर। यस, समझ में आया? यूजिंग बोथ यू कैन फाइंड द यस काव्या, यस। बाकी लोग समझ में आ रहा है? चलो, ट्राई द नेक्स्ट वन। रेशियो, पार्टनरशिप एक्चुअली। Okay. D. क्यों guys? Why is maximum number of जनता telling me D is the answer? See, Ravin, Gagan and Nitin का गगन का शेयर फाइंड करना है. So it is given Ravi, Gagan and Nitin, they invested in the amount 2x, 4x and 7x. So if 7x is equal to 8750, तो 4x की वैल्यू क्या है? That obviously I can find out. कंफ्यूजन कहां पे है? कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, मुझे 7x की वैल्यू अगर मिल जाए तो 4x तो मैं बिल्कुल फाइंड कर सकता हूं. हाँ, तो यशवी, जिस प्रोपोर्शन में, जिस रेशियो में आप कैपिटल डालोगे उसी शेयर, उसी प्रोपोर्शन में आपको प्रॉफिट भी तो मिलेगा. हैं यशवी? पार्टनरशिप के प्रॉब्लम्स नहीं करवाए सर ने. जिस रेशियो में आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट मिलता है. इफ यू एंड आई इन्वेस्ट द सेम अमाउंट, then you and I will get the same profit. If my investment is double of yours, my profit will be double of yours. हाँ नम्र, याद रखो ये सारे क्वेश्चन आंसर सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, दे आर ऑल्सो फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज आर्ट्स स्टूडेंट्स. तो कॉमर्स के अंदर अगर आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा वो सब अप्लाई नहीं होता. दिस इज सिंपल रेशियो इन पार्टनरशिप. जिस रेशियो में आप इन्वेस्ट करते हो उसी रेशियो में आप प्रॉफिट्स कमाते हो. समझ में आया यशवी? आर वी टुगेदर? कॉमर्स का कोई कॉम्प्लिकेटेड रूल बिल्कुल नहीं लगाने का इसके अंदर. इसीलिए पार्टनरशिप में याद रखो, कॉमर्स में अगर आपने कोई अलग सा रूल, रेशियो, कोई फॉर्मूला पढ़ा हो तो नहीं, बड़ा सिंपल है. जितने टाइम पीरियड के लिए जितना कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हो उतने का आपको प्रॉफिट मिलता है. सो इफ द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द सेम, देन द इन्वेस्टमेंट रेशियो इज द प्रॉफिट रेशियो.
समझ में आया? सो हियर कंबाइनिंग बोथ आई कैन डेफिनेटली फाइंड आउट द आंसर. हम साथ साथ हैं. समझ में आया सबको क्या किया यहाँ पे? सो कॉमर्स के कोई कॉम्प्लिकेटेड रूल्स मत लेके आओ. यू हैव टू कीप वन थिंग कॉन्स्टेंटली इन माइंड. Exams cannot ask you questions which is taught to one stream and not the other. Right? Chalo. Same, partnership. वेरी गुड. अब समझ में आ रहा है सबको. करेक्ट. सी, राहुल, अनुराग एंड विवेक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. राहुल को अगर 1/4 ऑफ द प्रॉफिट मिला 25%, दैट मीन्स उसने इन्वेस्ट भी 25% किया होगा. एंड राहुल एंड विवेक ने मिलकर अगर 75 किया है, तो राहुल ने 25 किया तो विवेक ने 50% किया होगा. सो ऑब्वियसली द रिमेनिंग इज अनुराग्स इन्वेस्टमेंट. सो तीनों को किस रेशियो में मिलना चाहिए? आई कैन फाइंड द आंसर टू दैट. सो कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशंस आई कैन वेरी वेल फाइंड आउट द आंसर. बराबर ना? आई थिंक नाउ एवरीबॉडी इज गेटिंग इट. यस. बढ़िया है. चलो फटाफट नेक्स्ट वन. What is Reena's rank in the class? Now these are known as simple ranking problems. They're actually simple counting problems. ये कुछ भी नहीं है, बेसिक काउंटिंग जो बचपन में सीखा है उसके फंडे हैं. What is Reena's rank in the class? अरे वाह वाह मेरे शेरों, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो. तो किसी भी चीज का रैंकिंग के लिए आपको हमेशा दो चीजों चाहिए होती है, याद रखो. टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ अ पर्सन, वन, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि टोटल कितने बंदे हैं क्लास में, राइट? एंड सेकंड, या तो आगे कितने हैं, हाउ मेनी आर अहेड, और पीछे कितने हैं, हाउ मेनी आर बिहाइंड. तो अगर टोटल पता है एंड आगे पीछे में से पता है, तो आप अपना रैंक लगा सकते हो कि टोटल इतने बंदे हैं, उतने में से इतने आगे हैं, तो आपका पोजीशन पता चल गया. या टोटल इतने बंदे हैं और पीछे से इतने बंदे हैं, तो भी आपका पोजीशन पता चल गया. सो यहाँ पे 26 बंदे हैं और रीना के बाद 9 हैं, तो रीना आगे से कितने पोजीशन पे है बिल्कुल कैलकुलेट किया जा सकता है. सो द आंसर, give me both the data points and I can tell you the exact answer. तो एग्जाम, कुछ एग्जाम में डेटा सफिशिएंसी नहीं, ये डायरेक्टली पूछा जाएगा कि if there are 26 students in the class and 9 students have scored less than Reena, then what is Reena's rank? तो उस केस में अपने क्या करेंगे? 26 minus 9 will be Reena's rank. बराबर 6. यस. तो समझ में आ गया, सिंपल था. टोटल अगर बंदे पता हैं, तो या तो मेरे आगे कितने हैं वो बता दो. सो इफ देयर आर 4 पीपल अहेड ऑफ मी, आई एम एट रैंक 5, राइट? तो मुझे टोटल की भी जरूरत नहीं है. अगर मेरे आगे कितने बंदे हैं वो पता हो, तो मैं डायरेक्टली रैंक बता सकता हूं. लेकिन मेरे आगे कितने बंदे हैं वो नहीं पता, तो मुझे टोटल बता दो एंड मेरे पीछे कितने हैं वो बता दो, तो मैं रैंक बता सकता हूं. ठीक है, चलो. नाउ वी कम टू रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस. अब मैथ से थोड़े क्वेश्चंस रीजनिंग पे जंप करते हैं, रिलेशंस वाले. आई एम श्योर रिलेशंस के तो अपने को बेसिक फंडे पता है. नाउ द पॉइंट इज, हु इज द फादर ऑफ एम? एम का बाप कौन है? इज इट पॉसिबल टू आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन डेटा? इट सेज ए एंड बी आर ब्रदर्स एंड बी's वाइफ इज द सिस्टर ऑफ एम's वाइफ. बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है. अरे वाह. सो ये तो बड़ा सिंपल है. ए एंड बी भाई हैं,
ठीक है, ए एंड बी अगर भाई हैं तो उसमें एम का बाप कौन है वो तो बिल्कुल पता नहीं लग सकता, ठीक है। चलो सेकंड को ढूंढो, बी की जो बीवी है, बी इज वाइफ, लेट अस से एक्स इज द सिस्टर ऑफ एम्स वाइफ। तो इसमें भी मुझे सिर्फ एक सिंगल लेवल पे सब पता चल रहा है, इससे ये तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि ऊपर के लेवल पे कौन है। तो एम का बाप कौन है वो तो कोई भी डेटा जो दिया है उसे पता नहीं चलता। सो ऑब्वियसली डी इज माय आंसर। द एंटायर इंफॉर्मेशन is only about people at the same level. So when the entire information is only about people at the same level, it is not possible to answer the question. Yes, are we together on this? Did everybody understand this? चलो, what day, अब थोड़ा सिंपल कैलेंडर टाइप। What day is the 14th of a given month? 14 तारीख जो है वो कौन सा दिन है? The last day of the month is Wednesday. The third Saturday of the month was 17th. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। यशवी, अनुष्का लोचा मारे, काव्या लोचा। फर्स्ट स्टैंडर्ड में कुछ सिखाया गया था वो चीज हम भूल रहे हैं। वी आर ओवरलुकिंग दैट वेरी सिंपल पॉइंट। सी मींस के इंडिविजुअली आप आंसर फाइंड कर सकते हो। तो काव्या, यशवी, अनुष्का, टेल मी इफ द लास्ट डे इज वेडनेसडे तो 14th डे कौन सा होगा, कैसे फाइंड करोगे? लास्ट डे अगर वेडनेसडे है तो 14th कौन सा डे होगा? यू आर टेलिंग मी इट इज पॉसिबल टू आंसर द क्वेश्चन यूजिंग दिस पॉइंट? हाँ अनुष्का, नहीं होगा बिकॉज अपने को टोटल नहीं पता। एंड अनुष्का, देर आर 4 पॉसिबिलिटीज, इट्स नॉट ओनली 30 और 31, इट कैन बी 28 days ऑल्सो, इट कैन बी 29 days ऑल्सो, करेक्ट? A month may have 28, 29, that is February for a leap year, 30 or 31. And I don't know which day, which year it is, which month it is. So I do not know last day kaun sa hai. Is it the 28th, 29th, 30th or 31st? So first is not enough. Second जो है, it says कि 17th was Saturday. 17th अगर Saturday है, तो 16th is Friday, 15th is Thursday, 14th automatically मुझे मिल गया. So the second data point is actually enough to answer this question, right? So here it is actually checking a very simple common sense wala thing. Do we realize that months are not uniform? There are 4 possibilities to the end of the month. And ये तो बचपन में हमने पढ़ा था, but we sometimes just excitement we just forget the fact कि last day of the month we automatically think of the current month. But no, it is not mentioned which month it is. It is not even mentioned which year it is. So I cannot assume anything, right? ये बड़ा simple fact है, but it is very easy for us to make that mistake. So before we hastily answer, think, is there some twist in the question? Twist कुछ complicated नहीं होगा. It will be some simple fact which we will overlook. चलो. Among the 4 friends, who is the heaviest? सबसे भारी भड़कम कौन? Such questions we may see in reasoning puzzles or arrangement. Simple. Practically everybody is getting it. So nice. नंबर R क्या होता है बच्चों? हाँ, कीबोर्ड में R एंड E बाजू बाजू में है. No problem. Simple है ये तो. It is given that B is heavier than A but lighter than D. Now it is given C is lighter than B. अब C B से लाइट है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है. C का एग्जैक्ट पोजीशन मुझे नहीं पता, लेकिन it does not matter
because question के heaviest कौन है, right? So using both, it's only one person who can be the heaviest. So E is my answer. हाँ, if they had asked who is the lightest, if the question was who is the lightest, तो you cannot answer the question because you do not know कि A and C के बीच में क्या है. But यहाँ पे क्योंकि it does not matter who is the lightest, it is very much possible who is the heaviest by using both the data. So definitely E is the answer. हैं जी, बराबर जी, E is the answer to this. चलो, it is 8 p.m. When can Hemant get the next bus for Ramnagar from Dhanpur? अभी 8 बजे हैं, रामनगर से धनपुर के लिए अगली बस हेमंत को कब मिलेगी? आकाश कैसे? ना नम्रा, ए का मतलब है कि आपको बी की जरूरत ही नहीं है. ई का मतलब है कि सी इफ ए एंड ई साथ में नहीं हो सकते. ए एंड बी या साथ में है तो सी आंसर करेंगे, बट ए एंड ई साथ में नहीं हो सकते. See, I think one classic mistake everybody is doing is misinterpreting the first point. If you think that 10 buses for Ramnagar leave every 30 minutes till 10, you are wrongly assuming that the last bus leaves at 10. You are wrongly assuming that the last bus leaves at 10. 10 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं जाती. Supposing हर 40 मिनट में एक गाड़ी निकलती है. लेट्स अज्यूम कि हर 40 मिनट में एक गाड़ी निकलती है, तो इट्स पॉसिबल कि 9:55 PM को लास्ट गाड़ी निकले, राइट? हर 40 मिनट पे अगर गाड़ी निकलती है तो 9:55 को लास्ट गाड़ी. दिस इज द सो टिल 10 PM, सो इट कुड बी 9:55 इज द लास्ट गाड़ी. टिल 10 PM डज नॉट मीन कि 10 बजे डॉट एक गाड़ी निकलती है, राइट? अपने को सिर्फ इतना मत पता है कि एवरी 30 मिनट्स एक गाड़ी निकल रही है. सो इफ 9:55 इज माई लास्ट गाड़ी, दैट मीन्स उसके पहले 9:25 को निकलेगी, फिर 8:55 को निकलेगी, राइट? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट आई डू नॉट नो कितनी बजे निकली है लास्ट गाड़ी, राइट? सो दिस इज नॉट इनफ. बट सपोजिंग आई नो दैट द लास्ट गाड़ी लेफ्ट 15 मिनट्स अगो, 7:45 को गाड़ी निकली थी, और अपने को यह पता है कि अगली गाड़ी 30 मिनट के बाद निकलेगी, और अभी 8 बजे है, तो आई कैन टेल कि 8:15 को अगली गाड़ी निकलेगी. सो कंबाइनिंग बोथ दी स्टेटमेंट्स, इट इज पॉसिबल फॉर मी टू आंसर, राइट? क्लासिक मिस्टेक लोगों ने क्या किया होगा, अज्यूमिंग दैट द फर्स्ट स्टेटमेंट मींस कि एग्जैक्टली 10 बजे गाड़ी निकल रही है. नो, इट सेज 10 बजे तक आधे. सो 9:57 से 30 मिनट्स माइनस माइनस की फ्रीक्वेंसी हो सकती है, 9:58 माइनस माइनस फ्रीक्वेंसी हो सकती है, राइट? It does not mean कि exact 10 o'clock को लास्ट गाड़ी निकलती है. So now I think everybody accepts final answer will be E. Are we together everybody then? Final answer. दोनों को combine करके definitely we will be able to answer it. Yes. चलो guys, let's take one last question before we call it a day. Well, just one last question. Coding decoding. If 13 means 13 means stop smoking, 59 means injurious habit, then what is the meaning of 9 and 5 in this code? Why is everybody making mistakes?
guys, I don't know क्या हो रहा है. See, 59, I need 9 and 5. 59 if it means injurious habit and 157 means stop bad habit. दोनों के अंदर 5 कॉमन है एंड दोनों के अंदर हैबिट कॉमन है. So 5 is equal to habit means 9 is equal to injurious. 1 से आंसर मिल गया है. काव्या, अनुष्का, प्रणव, the first statement was sufficient to get me the answer alone. अब सेकंड को भी उसी हिसाब से देखते हैं. 5 and 9 and 839 दोनों के अंदर 9 कॉमन है एंड दोनों के अंदर इंजूरियस कॉमन है. 9 का मतलब मिल गया इंजूरियस, तो 5 का मतलब मिल गया. सेकंड ऑल्सो इंडिविजुअली मुझे आंसर दे सकता है. दैट मीन्स आइदर वन ऑफ देम इज इनफ टू आंसर द क्वेश्चन, है ना? हाँ के ना? Actually, either one of them is enough to answer the question. You don't need both of them. एक एक करके भी आंसर निकाल सकते हो. That's it. Did everybody get this one? I think everybody got this one. Yes. बढ़िया है. Okay, guys. So I think now you are starting to get the hang of data sufficiency. I'll send an exercise of data sufficiency by tonight if possible, so that you can have a few more questions to practice. Till then, we are done for the day. If you have any questions, you can hang around and ask. Else, you may exit the session. Stay home, stay safe.